चलो तो आज हम लोग एसके सुमन सर की पाठशाला में आप सभी का क्या है स्वागत है। तो आज हमारा जो कल का जो टॉपिक्स था, कल हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ चुके हम लोग। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी इंडियन इकोनॉमी देखिए अब तक जो हमने कंप्लीट कर लिया है इंडियन इकोनॉमी में। देखिए हमने क्या पढ़ लिया है, जीडीपी को पढ़ लिया है, गॉट इट। दूसरा हमने पढ़ लिया है कौन सा, जीएनपी को पढ़ लिया है। इसके बाद हमने थर्ड नंबर पर एनडीपी को पढ़ लिया है। इसके बाद फोर्थ नंबर एनएनपी को पढ़ लिया हमने, एनएनपी को पढ़ लिया। और इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, पीसीआई को पढ़ लिया हमने। और इसके बाद हमारे पास बच गया कौन सा, जीबीए बच गया। देखिए इसकी जो हमने चर्चा किया था, जीडीपी की चर्चा, जैसा कि आपको पता होगा कि 1934 में पहली बार अमेरिका में, कहा पहली बार अमेरिका में किसके, साइमन कुजनेट्स के द्वारा क्या किया गया था, इसकी गणना की गई थी। और उसके बाद 1951 में क्या हुआ कि भारत में किसके, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नेतृत्व में 1951 से क्या किया जा रहा है, इसका यानी जीडीपी की गणना की जा रही है। अगर आधुनिक जीडीपी के फादर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगर कहा जाए तो निम्न में से कौन हो सकता है, यानी साइमन कुजनेट्स हो सकता है। और उसके बाद अगर भारत में की जाए तो भारत में कौन सा, तो देखिए अगर विश्व में कहा जाए, विश्व में फादर्स ऑफ जीडीपी तो ये हो जाएंगे कौन, साइमन कुजनेट्स, गॉट इट, कुजनेट्स। और इसके भारत में अगर किया जाए तो भारत में प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और ये आपको पता होगा कि प्रथम जो योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे, यानी 1951 से लेकर के 1956 तक इन्हीं के नेतृत्व में क्या किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया था। और इन्हीं के नेतृत्व में पहली बार किसकी गणना की गई, जीडीपी की गणना की गई। कब से, 1951 से। और इससे पहले हमने देखा कि जीडीपी की गणना के लिए एक दो संस्था था, एक एनएसएसओ था और एक सीएसओ था। एनएसओ से जो स्थापना है 50 में किया गया था, इसको 1951 में किया गया। लेकिन 2019 में हमने क्या किया कि दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया, एनएसओ कर दिया। अभी इसी एनएसओ के द्वारा अगर आप देखें तो जीडीपी की गणना की जाती है, जीएनपी की गणना की जाती है, इसके बाद एनडीपी की गणना की जाती है। इसके साथ ही अगर देखें तो एनएनपी का गणना की जाती है, एनएनपी की गणना की जाती है। और इसके बाद कौन सा, पीसीआई की गणना की जाती है और जीडीए की गणना भी की जाती है। देखिए जीडीपी की अगर बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साल के भीतर किया गया कुल वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को आप क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। और इसी जीडीपी में से क्या करेंगे, जीडीपी में से क्या निकालेंगे, विदेशियों के आय, कौन सा, विदेशियों के आय या विदेशी के संस्थाओं द्वारा आय, यानी विदेशी के संस्थाओं द्वारा किया गया आय को आप अगर निकाल दे तो क्या कहलाएगा, जीएनपी हो जाता है, जीएनपी, गॉट इट। और जीएनपी ये हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद एनडीपी को करेंगे तो जीडीपी है, कौन सा, नेट जीडीपी है, यही सब क्या कहेंगे, नेट जीडीपी। और एनएनपी को क्या कहेंगे, नेट जीएनपी है, नेट जीएनपी। और पीसीआई हमने बोला कि किसी व्यक्तियों के द्वारा प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। और जो आपका पीसीआई है, देखिए जो पीसीआई है, ये पीसीआई क्या निकालता है, यही पीसीआई क्या होगा, आपका नेशनल इनकम है। पीसीआई क्या है, आपका नेशनल इनकम है। और नेशनल इनकम की अगर बात करें तो देखिए क्या है नेशनल इनकम, तो एनआई बराबर आपको दें जीडीपी है, इसके बाद जीएनपी है, इसके साथ ही अगर देखें तो एनडीपी है,
एनडीपी है, इसके बाद एनएनपी है, और इसके बाद कौन सा है, पीसीआई है, और इसके बाद कौन सा, जीवीए है। इन सभी के आधार पर क्या निकाला जाता है, और यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन दिया जाता है। कौन सा, टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन यानी किसी भी व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय के निकालने के लिए या तो जीडीपी, ये जीडीपी या जीएनपी, एनडीपी या एनएनपी या पीसीआई या जीवीए के आधार पर इनमें से किसी एक के आधार पर, किसी एक के आधार पर क्या निकाला जाता है, पीसीआई निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, पीसीआई निकाला जाता है। लेकिन वर्तमान में हमने कहा था कि जो पीसीआई है ये किस पर आधारित है, यानी एवरेज पर आधारित है। और जब एवरेज मतलब औसतन से गणना की जाती है तो वास्तविक गणना नहीं हो पाता है, इसीलिए वर्तमान में इसको उतना ज्यादा प्रासंगिक नहीं माना गया है, नहीं माना गया है। तो अब इसके लिए लेकर के हमने कब लेकर आए थे, जीवीए लेकर के आए। कौन सा, जीवीए। तो आज का हेडिंग डालेंगे जीवीए। पीसीआई समझ में आ गया था आपको, लिखेंगे जीवीए। जीवीए जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी सकल मूल्य वर्धन। सकल मूल्य वर्धन। देखिए इसमें से क्या किया जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था जो होता है वहां केवल वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन की गणना की जाती है। क्या कहता है, किसी वस्तु और सेवाओं के वास्तविक गणना की जाती है, लेकिन उसमें से किसको घटा दिया जाता है, टैक्स को घटा दिया जाता है। किसको घटा दिया जाता है, टैक्स को घटा दिया। पहले इसकी परिभाषा लिखें जीवीए, यह केवल वस्तु एवं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन की गणना करता है। यह केवल वस्तु और सेवाओं का गणना करता है। यह केवल वस्तुओं और सेवाओं की गणना करता है, इसलिए इसमें से टैक्स को घटाकर इसमें से टैक्स को घटाकर इसकी गणना की जाती है। इसलिए इसमें से टैक्स को घटाकर इसकी गणना की जाती है। अगर एग्जाम्पल की अगर देखें तो एग्जाम्पल जैसे आपको निकालना है जीवीए, तो जीवीए इक्वल टू हो जाएगा जीडीपी माइनस क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। इसको आप कोड कर लेंगे, जीवीए इक्वल टू जीडीपी माइनस टैक्स हो जाएगा। जीवीए इक्वल टू जीडीपी माइनस क्या हो जाएगा, टैक्स होता है, टैक्स होता है। और ये जो होता है, ये जो जीवीए है, ये आपूर्ति पक्ष को दिखाता है। किसको, आपूर्ति पक्ष को, आपूर्ति यानी सप्लाई आपूर्ति पक्ष को दर्शाता है, आपूर्ति पक्ष को दर्शाता है। और इसीलिए इसकी देखिए वर्तमान में अगर इसकी गणना की जा रही है तो 2015 से इसकी गणना इस आधार पे की जा रही है। वर्तमान में जीवीए से गणना
वर्तमान में जीवीए से गणना 2015 से की जा रही है। वर्तमान में जीवीए से गणना 2015 से की जा रही है। 2015 से की जा रही है। गॉट इट? तो आप हम लोग अभी तक पढ़ लिए जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीसीआई और जीवीए को भी पढ़। इसको अगर पूछ रहा है कि जीवीए किसको दर्शाता है? आपूर्ति पक्ष को दर्शाता है। किसको? आपूर्ति पक्ष को। गॉट इट? आपूर्ति पक्ष को दर्शाता है। अगर पूछे कि जीवीए से गणना भारत में कब से की जा रही है? 2015 से क्या हो रहा है? की जा रही है। अब दो बातें पढ़ेंगे, कॉस्ट का मतलब लागत, और एक पढ़ेंगे प्राइस। क्या होगा? दो बातें और जानेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे कॉस्ट, COST, कॉस्ट, और कॉस्ट दैट मीन्स लागत, और एक पढ़ेंगे हम कौन सा? प्राइस मतलब मूल्य। ठीक है? ये अब ये समझना है कि कॉस्ट क्या है और प्राइस क्या है, यानी लागत क्या है और मूल्य क्या है। लिखेंगे, हेडिंग में डालेंगे कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज कॉस्ट? देखिए, व्हाट इज कॉस्ट यानी लागत क्या है। लागत क्या है? लागत क्या है? लिखे, किसी इनपुट आगत को आउट निर्गत में, इनपुट आगत को किसी इनपुट आगत को निर्गत को क्या बोलेंगे? आउटपुट। किसी इनपुट आगत को निर्गत या आउटपुट में बदलने के लिए जो व्यय किया जाता है, किसी इनपुट आगत को निर्गत आउटपुट में बदलने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे, जो व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, जो व्यय किया जाता है उसे लागत कॉस्ट कहा जाता है। उसे कॉस्ट कहा जाता है। उसे किया जाता है, उसे कॉस्ट यानी लागत कहा जाता है। लागत कॉस्ट कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु एवं सेवाओं का, अर्थात किसी वस्तु एवं सेवाओं का, अर्थात किसी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए किया गया व्यय, उत्पादन के लिए किया गया खर्च, किसी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए किया गया व्यय क्या कहलाता है? कॉस्ट यानी लागत कहलाता है। किसी वस्तु एवं सेवाओं के लिए किया गया व्यय लागत कहलाता है। अर्थात इनपुट को क्या कहेंगे? तो जो कुछ भी यूज में किया जाता है उसको क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। जैसे मान लीजिए, आउटपुट का मतलब कौन सा? जो कुछ भी व्यय किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल खोलना है, तो स्कूल खोलने के लिए एग्जाम्पल अगर देखा जाए, स्कूल खोलने के लिए क्या चाहिए? स्कूल खोलने के लिए पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए।
मतलब क्या चाहिए, भूमि चाहिए, भूमि चाहिए। और इसके बाद भूमि खोलने के लिए क्या चाहिए, स्कूल। जब भूमि हो गया, और भूमि कहां से मिलता है, रेंट पर मिलता है, या फिर क्या जाता है, परचेज किया जाता है, परचेज किया जाता है। और इसके बाद उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, जैसे ईंट चाहिए, ईंट चाहिए। इसके बाद रॉड चाहिए। इसके बाद क्या होगा, मजदूर चाहिए, मजदूर चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, सीमेंट चाहिए। पानी चाहिए, पानी चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए, उसमें बालू चाहिए। इसके बाद गिट्टी चाहिए, गिट्टी चाहिए। इसके बाद रंग चाहिए, उसको कलर करने के लिए, प्लास्टर करने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, यानी फिर से रंग कलर चाहिए। ये सभी को क्या इस पर किया गया, कुल व्यय क्या हो जाएगा, कुल व्यय क्या कहलाएगा, लागत कहलाएगा। इस पर किया गया कुल व्यय क्या होगा, और इस पर जो कुल इनकम होगा उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको। जब आपने अगर इनपुट दे दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास, आउटपुट आ जाएगा। आप इसी के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है कि किसी इनपुट आगत को, तो ये जो है इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया परिभाषा है, यानी स्टैंडर्ड बुक का जो परिभाषा अगर देखें तो ये है। लेकिन हम लोगों ने किसी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए किया गया व्यय क्या कहलाता है, लागत कहलाता है। अर्थात अगर पूछा जाए तो कुल खर्च किया गया, मतलब किसी वस्तु के लिए किया गया कुल खर्च क्या होगा, लागत कहलाता है, लागत कहलाता है। जैसे उसको लिख लेंगे, जैसे स्कूल खोलना, या अब मान लीजिए भोजन बनाना हो गया, कुछ भी हो सकता है। खोलने के लिए क्या जरूरत है, इन सारे चीजों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। सारे चीजों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। या फिर हो सकता है किसी वस्तु या सेवाओं को तैयार करने के लिए किसी वस्तु एवं सेवाओं को तैयार करने के लिए किया गया कुल व्यय लागत कहलाता है, लागत कहलाता है। किसी वस्तु या सेवाओं को तैयार करने के लिए किया गया कुल व्यय खर्च या व्यय कहलाता है, या लागत कहलाता है। लागत का मतलब क्या होगा, खर्च। लागत का मतलब क्या होगा, व्यय। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के साथ क्या होगा, चार्जर है। जैसे एसी है, फ्रिज है, कैमरा है, क्लॉक है, शिक्षा व्यवस्था है, ये सब क्या हो जाएगा। जैसे मैंने क्लास को अगर शुरू करना होगा तो क्या चाहिए, क्लास शुरू करने के लिए क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए, बोर्ड पर लिखने के क्या चाहिए, मार्कर चाहिए। इसके बाद क्या होगा, लाइट चाहिए। इसके बाद कौन सा चाहिए, लैंड चाहिए। इसके बाद कौन सा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। ये सब क्या होगा। इसके बाद टीचर चाहिए। ये सब क्या होगा, तो किसी वस्तु एवं सेवाओं को तैयार करने के लिए किया गया कुल खर्च जो होगा वही क्या होगा, व्यय कहलाता है। वही क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। और अगर पूछा जाए कि कॉस्ट यानी लागत कितने प्रकार के होते हैं, लागत 2 प्रकार के होते हैं। लिखें, लागत का बोलते हैं कॉस्ट 2 प्रकार के होते हैं। लागत 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट और एक हो जाएगा मार्केट कॉस्ट। इसको लिख लेंगे फैक्टर कॉस्ट और इसको लिखेंगे मार्केट कॉस्ट।
एक ही बात याद रखना है कि लागत अगर पूछा जाए तो लागत दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट दो प्रकार के होते हैं। फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत या साधन लागत, और मार्केट कॉस्ट मतलब बाजार लागत। फैक्टर कॉस्ट का मतलब अगर देखें तो इसको आप कह सकते हैं कौन सा, कारक लागत। कौन सा, कारक लागत, या इसी को आप कह सकते हैं साधन लागत। साधन लागत, और इसे कहेंगे आप बाजार लागत। बाजार लागत। फैक्टर कॉस्ट दो प्रकार के, यानी कॉस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप ऑफ कॉस्ट दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, एक फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत, और एक कौन सा आ जाएगा, बाजार लागत। अब पहला हेडिंग लिखेंगे फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कारक लागत या साधन लागत। फैक्टर कॉस्ट जो होता है दो प्रकार के होंगे। देखिए फैक्टर कॉस्ट जो है, ये फैक्टर कॉस्ट ये दो प्रकार के होंगे। इसी को फैक्टर कॉस्ट को आपने क्या कहा, साधन लागत। साधन लागत, या फिर क्या हो जाएगा, कारक लागत। कारक लागत, और ये दो प्रकार के होंगे। एक हो जाएगा प्राइमरी कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट, और एक हो जाएगा सेकेंडरी कॉस्ट। सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉस्ट यानी प्राथमिक लागत, प्राथमिक लागत, प्राथमिक लागत, और सेकेंड वर्ड द्वितीयक लागत। द्वितीयक लागत, द्वितीयक लागत। नोट करेंगे फैक्टर कॉस्ट दो प्रकार के होंगे, एक तो प्राइमरी कॉस्ट और एक सेकेंडरी कॉस्ट। प्राइमरी कॉस्ट और सेकेंडरी कॉस्ट। फर्स्ट और टू टाइप्स, फर्स्ट वन प्राइमरी कॉस्ट और सेकेंड वन सेकेंडरी कॉस्ट। और जो प्राइमरी कॉस्ट होता है कि प्राइमरी कॉस्ट की अगर परिभाषा देखें तो ऐसे साधन जिसके बिना कोई भी क्रिया संभव नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए कि ये सूट मैं चला रहा हूं, और ये चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें लागत चाहिए। और कौन सा लागत, प्राइमरी लागत। और प्राइमरी लागत की जिसके बिना कोई भी गतिविधियां संभव नहीं हो पाती। तो लिखेंगे प्राइमरी कॉस्ट में ऐसे संसाधन जिसके बिना कोई क्रिया शुरू नहीं हो सकती। ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन, संसाधन जिसके बिना कोई क्रिया संभव नहीं हो पाती, प्राथमिक लागत कहलाता है। प्राथमिक लागत कहलाता है। ऐसे संसाधन जिसके बिना कोई भी क्रिया संभव नहीं हो पाती, उसे प्राथमिक लागत कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंडरी लागत। सेकेंडरी लागत, सॉरी, अब प्राथमिक लागत में अगर देखें तो क्या क्या हो सकता है, जैसे लिखेंगे, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो प्राथमिक लागत में क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे लेबर, जैसे लैंड। क्या होगा, लैंड। और लैंड जो है, लैंड का मतलब क्या होगा, भूमि। भूमि, और भूमि कहां से मिलता है, किससे मिलता है, रेत से मिलता है। रेत से मिलता है ना। दूसरा हो सकता है लैंड है तो क्या चाहिए, मजदूर चाहिए। मजदूर चाहिए ना, लेबर चाहिए।
लेबर चाहिए, लेबर दैट मीन्स मजदूर, और मजदूर को क्या चाहिए, वेजेस चाहिए, यानी क्या चाहिए उसको, वेजेस चाहिए। थर्ड वन अगर देखें तो यहाँ पर कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए, कैपिटल यानी पूंजी चाहिए, और पूंजी कहाँ से आता है, ब्याज से आता है, यानी इंटरेस्ट से आता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज से मिलेगा उसको, ब्याज मिलेगा। और इसके बाद जो पूंजी है उसके बाद क्या हो सकता है, कौन सा, एक मैनेजमेंट चाहिए, फोर्थ वन चाहिए, और ये चलाने के लिए क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन चाहिए, प्रबंधक, प्रबंधक, और प्रबंधक के लिए भी क्या चाहिए आपको, वेजेस यानी सैलरी चाहिए, या सैलरी चाहिए, सैलरी चाहिए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, या फिर उसके साथ साथ उद्यमशीलता चाहिए, जो उद्यमी हो यानी इंटरप्रेन्योर हो। चौथा पांचवा लिख लेंगे, उद्यमशीलता, इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमशीलता, उद्यमशीलता, उद्यमशीलता। और उद्यमशीलता किससे आता है, स्किल से आता है, हाई स्किल होना चाहिए। उद्यमशीलता किससे आ रहा है, स्किल से चाहिए। और उद्यमशीलता जो हाई स्किल होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, कोई भी उद्यमी क्यों बनता है, प्रॉफिट के लिए बनता है। ये किसके लिए चाहिए, अगर कोई उद्यमशीलता बनेगा तो कौन सा, प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स क्या होगा, लाभ चाहिए उसे। तो अगर पूछे प्राथमिक लागत में कई बार एग्जाम में लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, या इंटरप्रेन्योर हो सकता है, उद्यमशीलता। और उद्यमशीलता कोई भी जुड़ेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए, प्रबंधक चाहिए, उसके लिए भी सैलरी चाहिए। कैपिटल कहाँ से, इंटरेस्ट से आता है। लेबर कहाँ से आता है, वेजेस के लिए चाहिए, वेज चाहिए उसको तभी लेबर मिलेगा। और भूमि कहाँ से मिलेगा, या तो रेंट में मिलेगा, या फिर क्या होगा, परचेज करना पड़ेगा। क्या करना होगा, परचेज करना होगा। नीचे से लिखे, इनके, इन गतिविधियों पर किया गया, नीचे से लिखे, इन गतिविधियों पर किया गया व्यय, इन गतिविधियों पर किया गया व्यय, इन गतिविधियों पर, इन गतिविधियों पर किया गया व्यय, किया गया व्यय प्राथमिक लागत कहलाता है, प्राथमिक लागत। इन गतिविधियों पर किया गया व्यय प्राथमिक लागत, प्राथमिक लागत कहलाता है। अर्थात, अर्थात प्राथमिक लागत, अर्थात प्राथमिक लागत, अर्थात प्राथमिक लागत, प्राथमिक लागत, अर्थात प्राथमिक लागत लैंड, लेबर, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर, उद्यमशीलता, 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 ये जुड़ेगी किसे, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट दैट मीन्स लाभ के लिए। कैपिटल पूंजी, और पूंजी के लिए क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट यानी ब्याज, ब्याज। लेबर, लेबर, वेजेस, वेजेस, मजदूरी चाहिए इसको, मजदूरी। और इसके लैंड क्या होगा, लैंड यानी भूमि, भूमि कहाँ से आएगा, भूमि क्या होगा, रेंट से आएगा, रेंट। ये क्या होगा, प्राथमिक लागत कहलाता है, प्राथमिक। और प्राथमिक लागत के बिना कोई भी गतिविधियां, कोई भी गतिविधियां संभव नहीं हो पाती। क्या हो पाएगा, इन सबके बिना कोई भी गतिविधियां संभव हो पाएगा क्या, नहीं हो पाता। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्राथमिक लागत क्या है, प्राथमिक लागत में लैंड, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप होता है, इंटरप्रेन्योर, उद्यमशीलता,
यहाँ कैपिटल पूंजी, बेसिस और क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। गॉट इट? तो अगर एक लाइन में पूछा जाए कि प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक लागत क्या है, ऐसे साधन जिसके बिना कोई भी क्रिया संभव नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? नहीं हो पाती। इसी को क्या कहेगा? प्राथमिक लागत कहलाता है। और प्राथमिक लागत कहते हैं लैंड, लेबर, इसके बाद कौन सा, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता। और उद्यमशीलता जो भी होगा उसका उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना होगा। कैपिटल अगर लेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, रेंट चाहिए। और इसके बाद अगर लेबर है तो लेबर के लिए क्या, बेसिक सैलरी चाहिए। या फिर लैंड है तो लैंड के लिए क्या चाहिए, या तो आपको परचेज करना होगा या फिर रेंट पे लेना होगा। लेकिन अधिकतर समय में क्या किया जाता है कि उसे रेंट पर लिया जाता है, क्योंकि मान लो कोई कोचिंग स्थापित करना चाहेगा तो क्या उसे लैंड परचेज करना जरूरी है, क्योंकि एक तो कॉस्ट है ज्यादा और लैंड परचेज करना संभव नहीं है, तो इसे क्या लिया जाता है, रेंट पर लिया जाता है। अब आपके पास जो बच जाता है कौन सा, सेकेंडरी लागत, सेकेंडरी कॉस्ट लिखेंगे, द्वितीयक लागत, हेडिंग डालेंगे द्वितीयक लागत। तो एक बात समझ में आएगा ना, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट में कौन सा, दो प्रकार के, एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी, एक प्राथमिक एवं सेकेंडरी। अब लिखेंगे द्वितीयक लागत, द्वितीयक लागत, द्वितीयक लागत। द्वितीयक लागत मतलब कौन सा, सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉस्ट, सेकेंडरी कॉस्ट, सेकेंडरी कॉस्ट। देखिए ऐसे लागत अलावा, ऐसे लागत जो उत्पादन लागत के अलावा किसी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन पर किया गया व्यय द्वितीयक लागत कहलाता है, द्वितीयक लागत कहलाता है। जैसे 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 परिवहन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, परिवहन। सेकेंड अगर देखें तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट मीन्स संचार, संचार, कम्युनिकेशन, संचार। इसके बाद कौन सा हो सकता है, देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, परिवहन चाहिए। और उसके पास क्या चाहिए, संचार चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए यानी एनर्जी। देखिए एनर्जी, ऊर्जा, बैंकिंग, इसके लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी, एनर्जी, ऊर्जा। इसके बाद बैंकिंग व्यवस्था चाहिए, बैंकिंग, बैंकिंग यानी बैंक, बैंक में क्या होता है, जरूरी होता है, बैंक चाहिए। इसके बाद सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी इसमें लिख देना, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। और इसके साथ ही अगर लिखना चाहे तो मेंटेनेंस, MENT, मेंटेनेंस चाहिए, यानी मेंटेनेंस का मतलब क्या, रख रखाव, रख रखाव चाहिए। और इसके साथ ही चाहिए कौन सा, मैनेजमेंट चाहिए, प्रबंधक चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधक चाहिए, प्रबंधक, मैनेजमेंट यानी क्या होगा, प्रबंधक चाहिए। तो देखिए ऐसे साधन लागत है, ऐसे साधन लागत यानी लागत, आप लागत जो कॉस्ट है, जैसे प्राथमिक लागत के अलावा किसी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन पर किया गया खर्च होगा। यानी प्राथमिक लागत को हटा करके कोई दूसरा लागत होगा। तो हमने कहा उत्पादन लागत के अलावा किसी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन पर किया गया कुल व्यय क्या कहलाएगा, कुल व्यय क्या होगा, सेकेंडरी लागत, द्वितीयक लागत कहलाता है। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पे क्या हो सकता है, परिवहन होगा। और परिवहन तो देखिए अगर मान लीजिए चिप्स हमने बनाया
चिप्स हमने बनाया, चिप्स बनाया, और चिप्स को इसका और इस पर चिप्स जो बनाया इस पर क्या होगा, ये प्राथमिक लागत होगा। और इसके लिए चिप्स बनाने के लिए हमने मशीन खरीदा, लेबर चाहिए ना, तो ये क्या होगा, चिप्स बनाने तक की प्रक्रिया क्या होगा, ये प्राथमिक होगा। लेकिन चिप्स बनकर अगर तैयार होगा तो उसको मार्केट में बेचना तो क्या चाहिए, परिवहन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। उसके बाद बातचीत करने के लिए क्या चाहिए, संचार चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। इसके बाद कौन सा होगा, एनर्जी चाहिए। इसके बाद कौन सा होगा, बैंकिंग चाहिए। अगर ये जहां बेचेंगे वहां से आवागमन के लिए क्या चाहिए, पैसे का क्या का बैंकिंग व्यवस्था चाहिए। इसके बाद क्या होगा, सिक्योरिटी चाहिए। इसके बाद क्या होगा, मेंटेनेंस चाहिए, रख रखाव चाहिए, और कौन सा, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन चाहिए। ध्यान रखना है वहां पर जो लिखे थे प्राथमिक में, उसमें मेंटेनेंस यानी प्रबंधक नहीं होगा, मैनेजमेंट नहीं होगा। ये मैनेजमेंट किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। कौन सा समझ में आएगा, एक तो आप समझ आ गए कौन सा, फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट दो प्रकार के, एक प्राथमिक यानी प्राइमरी कॉस्ट और एक सेकेंडरी कॉस्ट। प्राथमिक लागत होता है कि जिसके बिना किसी वस्तु का उत्पादन संभव नहीं हो पाता, और जो सेकेंडरी लागत है कि ऐसे लागत है जो किसी वस्तु या उत्पादन के अलावा किया गया खर्च होगा, वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी लागत कहलाएगा। जैसे परिवहन होगा, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग होगा, सिक्योरिटी होगा, मैनेजमेंट हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, ईटीसी। अब देखेंगे इसमें दो बातें हैं। अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो फैक्टर कॉस्ट के लिए अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो बताइए, फैक्टर कॉस्ट देखिए, फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा, यानी पीसी और प्लस एसी, सेकेंडरी कॉस्ट। ये हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना भाई, ये हो जाएगा कौन सा, फैक्टर कॉस्ट मतलब कारक लागत। कौन सा, कारक लागत, कारक लागत, या इसी को बोलेंगे आप कौन सा, साधन लागत, साधन लागत हो गया। और ये जो है पीसी है, ये प्राथमिक हो जाएगा। कौन सा, प्राथमिक, प्राथमिक कौन सा, प्राथमिक लागत हो जाएगा, या इसी को लिखेंगे आप कौन सा, प्राइमरी, प्राइमरी कॉस्ट। और उसमें प्लस क्या कर देंगे, सेकेंडरी कॉस्ट, सेकेंडरी कॉस्ट, सेकेंडरी कॉस्ट, दैट मीन्स द्वितीयक लागत, द्वितीयक लागत, इसको बनाए फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू प्राथमिक कॉस्ट यानी प्राइमरी कॉस्ट प्लस कौन सा, सेकेंडरी कॉस्ट, द्वितीयक लागत। कौन सा, मार्केट कॉस्ट, क्या बच जाएगा, मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट हो गया। अब देखिए मार्केट कॉस्ट क्या हो जाएगा, मार्केट कॉस्ट। तो देखिए लागत को हमने कितने प्रकार बांटा था, लागत यानी कॉस्ट कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ कॉस्ट की अगर हमने बात किया, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमने बना टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एक हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, और सेकेंड वन हो कौन सा, मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट। और मार्केट फैक्टर कॉस्ट में हमने देखा एफसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा, पीसी प्लस एससी, ये हो जाएगा। और ये जो होगा मार्केट कॉस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक वस्तु को बनाने के लिए, अब वस्तुओं को तैयार करने के या सेवाओं को तैयार करने के लिए क्या बनाया, प्राथमिक कॉस्ट। सेकेंडरी कॉस्ट, इसके बिना उत्पादन यानी उत्पादन लागत के अलावा जो खर्च होगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कॉस्ट कहलाएगा। और जो मार्केट कॉस्ट होगा तो इसमें देखेंगे फैक्टर कॉस्ट, सॉरी मार्केट कॉस्ट कितना हो जाएगा, मार्केट कॉस्ट इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगा, टैक्स जोड़ दिया जाता है। कौन सा, टैक्स। यानी जो मार्केट कॉस्ट होगा, आप देखिए आपने वस्तु को तैयार कर लिया, क्या कर लिया, तैयार कर लिया। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई जूता बनाता है, रिबॉक का जूता बनाया, कौन ना, शूज बनाया, तो उसमें क्या होगा, पहले तो वो देख लेगा कि भैया हमको प्राथमिक क्या होगा, तो प्राथमिक कॉस्ट में देखेगा कि इसमें लागत क्या है, तो वो रबर परचेज करेगा,
लैंड लेगा, लेबर चाहिए उसको, रॉ मटेरियल चाहिए, ये सब चाहिए। तो रॉ मटेरियल जहां बनाएगा, फैक्ट्री बनाएगा, तो उसको क्या चाहिए, यानी रॉ मटेरियल से लेकर के लैंड, लेबर, वेजेस सब तो क्या चाहिए, प्राथमिक कॉस्ट। और उसको जब बन गया तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया गया कुल व्यय क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कॉस्ट कहलाता है। और यहाँ पर क्या होगा, अब तो बाजार तक जो पहुंचा दिया जाएगा, तो बाजार तक पहुंचाने के उसमें दो चीज चाहिए। एक तो अपना लाभ जोड़ा जाएगा, लाभ, और प्लस क्या हो जाएगा, टैक्स जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ेंगे, टैक्स। और जब तक टैक्स नहीं जोड़ेंगे तब तक सरकार को क्या रेवेन्यू प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मार्केट कॉस्ट वो होता है जिसमें फैक्टर कॉस्ट और प्लस टैक्स को जोड़ दिया जाता है। फैक्टर कॉस्ट में क्या जाता है, टैक्स को जोड़ दिया जाता है। तो लिखेंगे इसके नीचे मार्केट कॉस्ट, हेडिंग डालने का कौन सा, मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट दैट मीन्स बाजार लागत, बाजार लागत, बाजार लागत लिखेंगे, बाजार लागत। जब कारक लागत के साथ करों को जोड़ दिया जाता है, जब कारक लागत के साथ, जब कारक लागत के साथ करों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसे मार्केट कॉस्ट, तो उसे मार्केट कॉस्ट यानी बाजार लागत कहा जाता है। जब साधन लागत के साथ करों को जोड़ दिया जाता है, करों को जोड़ दिया जाता है, तो उसे मार्केट कॉस्ट कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु या सेवाओं को, अर्थात जब किसी वस्तु या सेवाओं को, अर्थात जब किसी वस्तु या सेवाओं को उत्पादन के बाद बाजार में ले जाया जाता है, उत्पादन के बाद बाजार में ले जाया जाता है, तो उसे तो ले जाया जाता है, तो उस पर जाता है, तो उस पर लगने वाली लागत को मार्केट कॉस्ट कहा जाता है। तो उसे मार्केट कॉस्ट कहा जाता है, तो उसे मार्केट कॉस्ट कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, मार्केट कॉस्ट कहा जाता है, तो उसे मार्केट कॉस्ट कहा जाता है। अब एक चीज और समझना है, एक तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है। अब यहां पर समझना है, और यहां पर हमने देख लिया फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राथमिक कॉस्ट इक्वल टू प्लस क्या होगा, सेकेंडरी कॉस्ट। यहां तो कोई दिक्कत है तुम्हें? अब यहां देखना है कि देखिए, अब हमने इसको देखना है, कॉस्ट को हमने देखा, कॉस्ट को, और कॉस्ट को देखा आपने, यहां पर समझ लेना है, एक तो देखा आपने फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, और एक देख लिया आपने कौन सा, मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट। जो फैक्टर कॉस्ट है ये साधन लागत है, कौन सा, साधन लागत है, साधन लागत है। और यहाँ जो मार्केट कॉस्ट है इसको बोलते हैं कौन सा, साधन लागत, साधन लागत, साधन लागत प्लस क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। गॉट इट? ये याद रखना है आपको, साधन लागत और बल। अब सवाल उठता है कि मूल्य क्या होगा। अब जो अगर पूछा जाए कि कॉस्ट तो आपको पता होगा, कॉस्ट अलग हो गया, कॉस्ट दो प्रकार के, एक फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब दो प्रकार के, एक प्राथमिक कॉस्ट होगा, एक सेकेंडरी कॉस्ट।
प्राथमिक कॉस्ट का मतलब किसी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन पर लगने वाला कुल कॉस्ट को क्या कहा जाएगा? प्राथमिक कॉस्ट होगा। और इस पर क्या जो सेकेंडरी कॉस्ट होगा, सेकेंडरी कॉस्ट में क्या आएगा कि उत्पादन लागत के अलावा जिस पर व्यय किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कॉस्ट कहलाएगा। अब ये जो होगा हमने देख लिया कि फैक्टर कॉस्ट साधन लागत होगा और मार्केट कॉस्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साधन लागत प्लस टैक्स हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि प्राइस क्या है? प्राइस क्या है यानी मूल्य क्या है? तो मूल्य देखेंगे, मूल्य क्या हो सकता है? प्राइस इक्वल टू हो सकता है, देखिए साधन लागत, देखना ध्यान से, तो साधन लागत और प्लस क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा? प्रॉफिट। अब बाजार में ले जाए जाएंगे तब इसका मूल्य तय करेंगे ना, मूल्य तय करेंगे कि नहीं तय करेंगे? और जिस पर मूल्य तय किया जाएगा उस पर क्या होगा? प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है? प्राइस कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? ये इसी को क्या होगा? इसी को सही दर्शाता है। तो साधन लागत और प्लस कितना हो जाएगा? टैक्स और प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट दैट मींस लाभ। क्या होगा? लाभ को। अब मान लीजिए कि किसी भी प्राइस कब होगा? जैसे साधन लागत है 20 रुपया हो गया और टैक्स इस पर लग गया कौन सा? 3 रुपया, तो कितना हो गया? 23 रुपया। प्लस क्या होगा? अब अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे ना, तो प्रॉफिट मान लेंगे कितना रखेंगे? 5 रुपया रख दो, 5 रुपया। अब जो 28 रुपया आ गया ये क्या हो जाएगा? यही तो उसका प्राइस होगा। क्या हो जाएगा? प्राइस होगा। तो ये लिख लेना है, ये लिखो प्राइस साधन लागत प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट। अब देखो यहां पर साधन लागत को क्या बोलेंगे आप? साधन लागत को क्या बोलते हैं हम? साधन लागत क्या बोला हमने? बाजार। साधन लागत क्या बोला हमने? और साधन लागत प्लस टैक्स बाजार लागत होगा। तो देखिए मूल्य निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या जोड़ देंगे? टैक्स जोड़ देंगे और प्लस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट जोड़ देंगे, प्रॉफिट। यही क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा। या फिर आपसे दे देगा आपके एग्जाम में इस तरीके से कि देखिए प्राइस इक्वल टू हो जाएगा, प्राइस जो हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस इक्वल टू डायरेक्ट दे देगा क्या होगा? मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट और प्लस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट जोड़ देंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो ये भी सही है कि गलत है? सही है ना? गॉट? तो ये भी सही है और ये भी सही। तो देख लेना है कि आपको किस प्रकार से ऑप्शन में दिया हुआ है। गॉट इट? प्राइस की परिभाषा लिख लिया ज्यादा बेहतर होगा। प्राइस लिखे, प्राइस की परिभाषा लिखे मूल्य। प्राइस जब बाजार लागत में लाभ को जोड़ दिया जाता है, मूल्य क्या होगा? जब बाजार लागत में, बाजार लागत मतलब मार्केट कॉस्ट, मूल्य यानी प्राइस, प्राइस मूल्य लिखेंगे। जब बाजार लागत में लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो उसे प्राइस या मूल्य कहा जाता है। तो उसे मूल्य कहा जाता है, तो उसे मूल्य कहा जाता है। मूल्य दो प्रकार के होते हैं, मूल्य दो प्रकार के होते हैं। मूल्य कितने प्रकार के? मूल्य दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो अगर देखें मूल्य कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स ऑफ प्राइस। लिखिए चार्ट बना ले, टाइप्स ऑफ प्राइस।
देखिए टाइप्स ऑफ प्राइस, मूल्य दो प्रकार, मूल्य के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्राइस, एक हो जाएगा कांस्टेंट प्राइस, CONSTANT, कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस इसी को बोला जाता है स्थिर मूल्य। कौन सा? स्थिर मूल्य। कौन सा? स्थिर मूल्य। और दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा करेंट प्राइस हो जाएगा। करेंट प्राइस को क्या कहते हैं? चालू मूल्य। चालू मूल्य, करेंट प्राइस, CURRENT, करेंट प्राइस। प्राइस इसी को बोलेंगे कौन सा? चालू मूल्य। कौन सा? चालू मूल्य। तो प्राइस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य, और कौन सा हो जाएगा? चालू मूल्य। टाइप्स ऑफ प्राइस की अगर देखें, टाइप्स ऑफ प्राइस आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस। दैट कांस्टेंट प्राइस, इसी को बोला जाएगा स्थिर मूल्य को ही बोला जाता है कौन सा? प्राइस। लिखेंगे स्थिर मूल्य, ऐसा मूल्य, स्थिर मूल्य हेडिंग डालेंगे। लेकिन जब किसी बेस ईयर के, जब किसी बेस ईयर के आधार पर, बेस ईयर के आधार पर मूल्य निकाला जाता है, मूल्य निकाला जाता है, मूल्य निकाला जाता है, तो उसे स्थिर प्राइस, तो उसे स्थिर मूल्य, तो उसे स्थिर मूल्य कहा जाता है। ध्यान रखना, बेस ईयर की बात कर जाता है, तो उसे कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है या स्थिर मूल्य कहा जाता है। और ये हो जाएगा चालू, जब वर्तमान वर्ष के आधार पर, जब वर्तमान वर्ष के आधार पर मूल्य निकाला जाता है, मूल्य निकाला जाता है, मूल्य निकाला जाता है, तो उसे मूल्य निकाला जाता है, तो उसे चालू, तो उसे चालू या करेंट, चालू या करेंट मूल्य कहा जाता है। मूल्य कहा जाता है, मूल्य कहा जाता है, चालू या करेंट मूल्य कहा जाता है, चालू या करेंट मूल्य कहा जाता है। अब एक हेडिंग लिखेंगे, यहां पर एक शब्द आया है, कौन सा? बेस ईयर। बेस ईयर, एक शब्द आ रहा है, कौन सा? बेस ईयर। बेस ईयर को हमने क्या बोला? आधार वर्ष। बेस का मतलब क्या होता है? आधार वर्ष। कौन सा? आधार वर्ष। देखना है, आधार वर्ष सामान्यतः, आधार वर्ष में जब उसका अगर डेफिनेशन देखें तो आधार वर्ष क्या होगा? जब किसी आधार वर्ष के आधार पर आर्थिक गणना की जाती है तो उसे बेस ईयर कहा जाता है। तो इसका जो बेस ईयर है अभी 2011-12, कौन सा? 2011-12। और बेस ईयर जो है इसको बदलने की बात की जा रही थी 17 में, 16-17 में। तो 2016 में क्या देखेंगे कि बदलने की 16-17 की बात किया तो 16 में क्या आ गया? जीएसटी आ गया, और सर क्या नोटबंदी हो गया या डीमोनेटाइजेशन हो गया, और 17 में कौन सा हो गया? जीएसटी आ गया। और 18-19 बच रहा था, तो 18-19 में देखे कोविड-19 आ गया, और कोविड-19 के प्रकोप से अभी तक हम लोग बचने उबर रहे हैं। तो इसीलिए अभी तक जो बेस ईयर है वो बेस ईयर कब का है? 2011 का। तो हेडिंग लिख लेंगे आप बेस ईयर, या इसी को हिंदी लिखेंगे आधार वर्ष। आधार वर्ष, आधार वर्ष, आधार वर्ष, आधार वर्ष, या इसी को लिखेंगे आप कौन सा? बेस ईयर।
देखिए, जब किसी वर्ष के आधार पर आर्थिक गणना की जाती है, जब किसी वर्ष के आधार पर आर्थिक गणना की जाती है, जब किसी वर्ष के आधार पर आर्थिक गणना की जाती है, तो उसे आधार वर्ष यानी बेस ईयर कहा जाता है। तो उसे आधार वर्ष यानी बेस ईयर कहा जाता है। आप लिख करके लिखेंगे, बेस ईयर कहा जाता है। यह वर्ष सामान्यतः आर्थिक रूप से स्थिर वर्ष होता है। यह वर्ष सामान्यतः क्या होता है? आर्थिक रूप से स्थिर वर्ष होता है। स्थिर का मतलब कि ऐसा वर्ष जिसमें ज्यादा आर्थिक उतार चढ़ाव ना आया हो, ऐसे वर्ष को क्या कहा जाता है? स्थिर वर्ष कहा जाता है या बेस ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। और जब उसी में लिखेंगे और 5 वर्ष पर और हर 5 वर्ष पर बदलता रहता है, और यह प्रत्येक 5 वर्ष पर बदलता रहता है, और यह प्रत्येक 5 वर्ष पर बदलता रहता है। वर्तमान में बेस ईयर, वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। वर्तमान में बेस ईयर 2011-12 है। 2011-12 है। अगर बेस ईयर की बात की जाए तो देखेंगे, भारत में पहला बेस ईयर 1993-94 1993-94 में शुरू किया गया। पहला बेस ईयर 1993-94 में शुरू किया गया। तो पहला क्या हो जाएगा? 1993 टू क्या होगा? 1994। दूसरा हो जाएगा 1999 टू 2000 और नेक्स्ट आया 2004 टू 2005। और वर्तमान में देखें कि 2008-9 को हम लेने वाले थे, लेकिन 8 में क्या होगा? रिसेशन आ गया था, अमेरिकन क्राइसिस आ गया था। उसके कारण ले तो हमने क्या लिया? 2011 और 2012 है। लेकिन हम इसको और बढ़ाना चाह रहे थे। देखिए 2016-17 को हम 16-17 को लेना चाह रहे थे। 2016-17 तो यहाँ पर 2016-17 में आपको 2 बातें देखने को मिले। 16 में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हो गया, पता है आपको, नोटबंदी हो गया। नोटबंदी या नोटबंदी को आप क्या कहेंगे? विमुद्रीकरण कहेंगे। तो क्या आ गया? विमुद्रीकरण हो गया यानी डिमोनेटाइजेशन हो गया। और इसके बाद 2017 में अगर देखें जीएसटी लागू हो गया। और तो पहली बार जो हमारा बेस ईयर था 1993-94 है, 94 है ये, 1993-94 ये है 2004-05 और ये है 2011-12। लेकिन इसके बाद हमने नहीं ले पाया, 2016-17 में लेना चाह रहे थे। 18 ठीक जा रहा था, 19 में कोविड-19 आ गया और उसके बाद, लेकिन अभी एक कमेटी गठित की गई है, एक समिति गठित किया गया, उसी के आधार पर क्या किया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से सही विकल्प का
चुनाव कीजिए। निम्न में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। निम्न में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला फर्स्ट वन लिखेंगे, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लिखें, मार्केट कॉस्ट इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, एफसी लिखेंगे, एफसी प्लस टैक्स, एक नंबर। सेकेंड लिखेंगे, लिखेंगे साधन लागत, यह है प्राथमिक। थर्ड लिखेंगे, बेस ईयर यानी आधार वर्ष 2012-2013 वर्तमान, इसको वर्तमान कर लेना है। अब लिखेंगे कौन सही है, कौन सा विकल्प सही है। ए में लिखेंगे केवल 1 और 2। बी में लिखेंगे केवल 2 और 3। सी में लिखेंगे केवल 1 और 3 और 3 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की संभावना नगण्य होती है, जब किसी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की संभावना नगण्य होती है, जब किसी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की संभावना नगण्य होती है, तो ऐसे वर्ष को किस रूप में शामिल किया जाता है। तो ऐसे वर्ष को किस रूप में शामिल किया जाता है, किस रूप में शामिल किया जाता है, ऐसे वर्ष को किस रूप में शामिल किया जाता है। पहला लिखेंगे चालू वर्ष, बी में लिखेंगे बीते वर्ष, सी में लिखेंगे आप आधार वर्ष और डी में लिखेंगे उपरोक्त सभी। आधार वर्ष जिस ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें उतार चढ़ाव नगण्य होता है, तो ऐसे वर्ष को क्या होता है, बेस ईयर घोषित किया जाता है। कहाँ दिक्कत हुआ, दिव्यांग क्या दिक्कत है ना। तो अभी 10 बजे से नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, पुराने नए वाले क्लास में नहीं। चलिए तो हम लोग मिलेंगे।